सो गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो हमारी वीडियो होती है ये पूरी हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जो है वो करंट अफेयर कवर करते हैं, या फिर इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ी है करंट अफेयर उसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं थ्रू एमसीक्यू, ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओ। तो ये काफी बेहतरीन वीडियो होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, खासकर जहां पर आप लोग यहीं पर ही प्रैक्टिस कर कर देख लेते हैं और एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करिएगा। जैसे ही स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन देखते ही उसको आप लोगों को पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन आंसर जो है वो आप लोगों को तभी देखना है जब आप लोग उसको एक बार अटेम्प्ट कर लो। पॉइंट नंबर 2, अगर गलत होता है तो अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और अगर सही होता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जो है एक तरीके से अच्छी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। तो यानी कि किसी भी हालत में हताश या फिर निराश नहीं होना है, क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, हमारे हाथ में ही है। क्योंकि एग्जामिनेशन तो चल नहीं रहा है, एक सीखने की टेंडेंसी है, तो उसी को लेते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अच्छा डिस्कशन रहने वाला है और आप लोग इसको पार्टिसिपेट कर कर और भी अच्छा बना सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन जो है जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, और फिर आंसर भी आप लोगों को देना अच्छे से ध्यान से, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और खासकर डब्ल्यूटीओ की वजह से यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, और फिलहाल अभी देखा होगा जैसे कि अभी यहाँ पर कोविड-19 की दवाई के पेटेंट के बारे में बातें चल रही है। तो डब्ल्यूटीओ है वो बार बार न्यूज में आ रहा है कि हाँ किस तरीके से उसको हम लोग को पेटेंट फ्री कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं बेसिक यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बेसिक चीजें क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है कई सारे स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है। तो बताइएगा ये सही है या फिर गलत है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के फिर आप लोग जब आंसर देने जाते हैं तो यहां पर जरूर नजर डालिए कीजिए एक बार कि ये करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहां से आप लोग कई बार क्वेश्चन आते आते भी गलत कर बैठते हैं, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं आगे। बोला जा रहा है पहली स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला, तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल जो कि फर्स्ट वुमेन थी जो कि डब्ल्यूटीओ की जो अभी पोजीशन उसने उनके द्वारा होल्ड की गई, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया जो डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसका सक्सेसर है यहाँ पर, यानी कि पहले वो था फिर ये आ गया। पहले क्या था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये बेसिकली क्रिएट किया गया था 1947 में। स्टेटमेंट नंबर 3 है यहाँ पर द उरुग्वे राउंड जो है वो 1986 से लेकर 1994 तक था, जिसमें GATT जो है वो उसके बाद में फिर यहाँ पर WTO का क्रिएशन हुआ, यानी कि यहाँ से एक कहानी चली गई जिसके चलते यहाँ पर ये GATT की कहानी खत्म हुई और WTO स्टार्ट हो गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोग इसको चूज कीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, दो क्वेश्चन एक साथ दूंगा उसके बाद में फिर दोनों के आंसर बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है मार्कस एग्रीमेंट के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है ये जो एग्रीमेंट था ये साइन किया गया था बेसिकली मार्कस मोरक्को 1994 में, इसके थ्रू क्या स्टेब्लिश किया गया ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया ये है G20। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर अटेम्प्ट कीजिए दोनों का और देखता हूं सही आंसर क्या देते हैं। वैसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, पर जो फर्स्ट है उसका आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं ताकि कोई भी डाउट आप लोग को देखने को न मिले, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं मैं, आंसर अटेम्प्ट करना एक बार अपने आप खुद से, उसके बाद में आप लोग को आंसर देखना है, ठीक है। यहां पर जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बता दूं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि मैं आप लोग को बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर में मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग कवर कर दिए हैं। यानी कि यहां पर ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि उरुग्वे राउंड जो था वो यहां पर GATT जो था उसके बाद में यहां पर लेट करके WTO बना,
ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन तो अभी स्टेट पीसीएस में इतने पूछा गया है, मुझे ये लग रहा था कि बैठे थे सब कि हाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई फर्स्ट टाइम किसी पोस्ट पर बैठता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे ही हुआ यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट टाइम पोजीशन पर बैठी और फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन पर बैठी, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन निकल कर आया, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन कई जगह ऐसे पूछा गया कि ये यहाँ पर किस कंट्री से निकल कर आती है, तो ये नाइजीरियन है, तो नाइजीरिया का भी शब्द आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। नाइजीरिया अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोग को ये नाइजीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये आप लोगों को नाइजीरिया देखने को मिलेगा। तो इसकी पोजीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी। तो हमेशा मैप में पोजीशन जरूर देखा करो, जो भी आप लोगों को कोई यहाँ पर आसपास जिसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबे समय तक चीजें याद रखने का ये आसान और सुरक्षित तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाइजीरिया होगी, और नाइजीरिया की पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहाँ पर नकोजी ओंकोजो-इवेला। तो ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वुमेन अपॉइंट की गई यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इसी के साथ में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वुमेन, इससे पहले ऐसा नहीं कोई बना नहीं है, बना है पर पहली महिला यहाँ पर देखने को मिली। इससे पहले कौन थे उसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर WTO के ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले यहाँ पर इसके जो पहले यहाँ पर ये बॉडी थी इसका नाम था GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आप लोग बोलोगे यार इसमें क्या दिक्कत थी, आखिर WTO लाना पड़ गया, तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है और दिमाग में आना भी चाहिए अगर जरा सा भी इसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे तो। देखिए जब यहाँ पर ये हुआ करता ना GATT, ये बेसिकली काम क्या करता था, गुड्स के लिए, यानी कि सामान के लिए, सामान इधर उधर से लाना ले जाना बेचना, वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। पर लेकिन जो WTO आ गया वो यहाँ पर आज के डेट में सामान के साथ साथ में ये सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, इसी के साथ में पेटेंट वगैरह देखने का भी काम करते हैं। जो ट्राइब्स वाले एग्रीमेंट है वो यहीं से निकल के आते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चीजें मेंशन है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर अभी क्या बात की जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो आज की डेट में दवाइयां बन रही हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसमें कैसे जैसे तैसे भी करके हम लोग कैसे आज की डेट में अपने हिसाब से यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि वहां पर जो नहीं है एक तरीके से उसके ऊपर जो भी यहाँ पर जो टैरिफ वगैरह लगे रहते हैं, जो भी उसके ऊपर एक तरीके से रॉयल्टी लगी रहती है, तो पेटेंट फ्री यहाँ पर उसको किया जा सके। तो ये इसी से यहाँ पर निकल कर आया, तो WTO का ही पार्ट है यहाँ पर। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर वनडे टाइप में एग्जाम में बन चुके हैं। तो ये 1995 में यहाँ पर ये इसका बेसिकली ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, और मार्कच एग्रीमेंट जो था यहाँ पर ये साइन किया गया, और ये कहां पर है, ये मोरक्को के अंदर देखने को मिलेगा 1994 में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ आप लोग कवर हो गए। पहले का क्या हो गया, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसका है डी आंसर, यानी कि सारी की सारी सही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सीधी सीधी बात है, इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रही होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है तो देखिए उसको क्लियर कर आगे बढ़ना ही जिंदगी में एक संतुष्टि पाने का मतलब है, वरना फिर ये चीजें रहती हैं कि हाँ चल रही हैं, कर लिए हैं, बस टाइम पास चल रहा है, तो यार उसको कोई मतलब बनता नहीं। तो अच्छे से चीजों को ध्यान में रखो, तभी चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो थी अभी काफी ज्यादा न्यूज में रही, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर किसी कंट्री के रिलेशन के बारे में लिखने आए तो आप लोग यहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हैं डिफेंस वाली कैटेगरी में जाकर, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली लमितव्यय, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है एक बायनल एक्सरसाइज जो कि द्विवार्षिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में यहाँ पर देखने को मिली, बात की जा रही है सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर या फिर मालदीव, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है यानी कि इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज थी। तो आंसर है यहाँ पर इसका क्या, ए, यानी कि सेशल्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी, डिफेंस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से यहाँ पर दो कंट्री के रिलेशन के बारे में बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये है यहाँ पर हमारी कंट्री की जो साइड से यहाँ पर जो इंडियन आर्मी और इसी के साथ में सेशल्स डिफेंस फोर्स उनके द्वारा पार्टिसिपेट यहाँ पर किया गया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में, और ये इसका नोवा संस्करण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर है काफी इंपोर्टेंट है, और जो शब्द मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर लैमिथीय, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। एक लैंग्वेज है यहाँ पर जिसको बोलते हैं बेसिकली कोरले, ये लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहां से निकाल कर लेकर आया गया। और ये एक्सरसाइज अभी देखने को मिले यहाँ पर 22 से लेके 31 मार्च तक यहाँ पर ये एक्सरसाइज चली, और ये कंडक्ट कराएगी कहां पर, ये सेशल्स के अंदर में, जो सेशल्स डिफेंस एकेडमी है उसके द्वारा कंडक्ट यहाँ पर कराएगी। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, और खासकर इंडियन ओशन के अंदर ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर मैप में इसको देखोगे। तो मैं इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी काफी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी चीजें हो उसको क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी हम लोगों ने बात की थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। देख कहीं कहीं ना थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, ये बेसिकली प्रिंट मिस्टेक नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन का बेसिकली आप लोग को जिस समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग को करना है, ठीक है। तो ये जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे तो उनमें मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या क्या है एक एक कर यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखी है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी करेक्ट है। ये ध्यान से देना, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत पहले यहाँ पर आना, तब आप लोग की माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि स्टेटमेंट पढ़नी कैसे है, ये सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। क्योंकि अगर ऐसे आप लोग करोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। बोला जा रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज होते हैं वो पार्लियामेंट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है, परिषद नहीं सभा बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। दूसरे वाला होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ही स्टेट में यहाँ पर दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया है। तीसरे बोला गया कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली और पौंडीचेरी के पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। देखिए फिलहाल के टाइम पर जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, अभी यहाँ पर इसका आंसर कुछ और होगा, पर लेकिन यहाँ पर आगे चलकर आप लोगों को यहाँ पर इसमें कुछ और एडिशन हो सकता है। जो एडिशन में आप लोगों को बताऊंगा वो भी आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल मैप में कुछ चेंजेस किए गए, उसके बेस पर आप लोगों से आगे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे के लिए भी मैं चाहता हूं कि कभी भी एग्जाम में आप लोग बैठे तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार अभी पढ़ा दिया और फिर आगे क्वेश्चन कुछ चेंज हो गए तो वहां पर चीजें चेंज हो रही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर चाहे कितना भी कोई चेंज क्यों ना कर ले, अब आप लोगों को पता है, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक थ्योरी पता है आप लोगों को। अब भाई साहब उसके ऊपर कुछ ही कर लो, आप लोगों को पता है जोड़ घटा गुना भाग कैसे करना है, तो फिर आप लोगों से कोई किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन करा ले। अब आप लोगों को बेसिक पता है, अब ये थोड़ा ना कि आप लोगों को बेसिक नहीं पता है और आप लोगों को बोलने लगे कि यार ये करके दिखाओ, ठीक है, तो फिर बोला कैसे करें यार इसको, तो ये करके दिखाओ या फिर ये करके दिखाओ। तो बेसिक होना जरूरी है, तभी चलेगा काम, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले आप लोग एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ए बी सी एफ डी, फिर मैं आप लोग एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। पहले एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लो इसको, ओके, कर लिया अटेम्प्ट, चलिए आगे चलते हैं। आंसर यहां पर इसका सी हो गया। सी का मतलब क्या हो गया, यानी कि सी का मतलब यहां पर ये कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर ये कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जी हां, 100% बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, तो यहां पर फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने बोला इलेक्टेड मेंबर बोथ द हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेचर और यहां पर जो स्टेट काउंसिल दोनों के यहां पर यानी कि असेंबली और काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि हमारे देश में अगर आप लोग बात करोगे सारे राज्य ऐसे नहीं है जहां पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं फिर ये गलत हो जाता एक तरीके से, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पर लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो होते हैं असेंबली, तो उसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूजन में बताना, तो यहां पर असेंबली वाले के आएंगे ना कि काउंसिल के आएंगे, तो यहां से आप लोग कन्फर्म रहना है, ठीक है। तीसरी जो स्टेटमेंट है, मैं यहां पे कुछ स्टार लगाना चाहूंगा और कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी यहां पर ये लिखा हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब तक यहां पर ये चीजें सही हैं, पर लेकिन जब भी यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और वहां पर उसकी असेंबली के जो मेंबर हैं वो चुनकर आएंगे, तो वो भी एक यूनियन टेरिटरी होगी और यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो दिल्ली के साथ साथ में पुडुचेरी और पुडुचेरी के साथ साथ में आप लोग यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के भी आप लोग यहाँ पर मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन हो जाता है। तो स्टेटमेंट उसी के हिसाब से आप लोग चेंज कर लेना। बेसिकली याद ये रखना है कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये बात आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अभी अगर बात करें यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप लोगों को डाउट रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह पड़ने का। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर आगे बढ़िए और कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करिए ताकि भूलो ना उसको। तो यहां पर बता दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट अलाउड, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे असेंबली की हो, चाहे बोथ द हाउसेज ऑफ, यहां पर अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो, ठीक है, इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के दिल्ली या पुडुचेरी के, तो मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर अलाउ नहीं है यहां पर, ठीक है। अब एक और छोटा सा एक स्टार लगाकर आप लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अब कल को चलकर यहां पर ऐसा हो, अगर देखिए कई बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से। तो असेंबली जो है उसको डिसॉल्व कर दिया, किसी स्टेट की मान लीजिए असेंबली डिसॉल्व कर दी। एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं,
अभी वेस्ट बंगाल के अंदर में काफी उल्टी सीधी घटनाएं देखने को मिली। तो ये बोला गया कि वेस्ट बंगाल की जो बेसिकली एक तरीके से असेंबली है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो क्या उस टाइम पर अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो तो फिर वहां के मेंबर जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये क्वेश्चन पूछने अगर आप लोगों से तो क्या बोलोगे? जी हां, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है एक तरीके से लोगों के अंदर और उसको बेसिकली डिसॉल्व कर दिया गया। तो जब तक वहां पर चीजें चुनकर नहीं आती है तब तक उनका कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है जहां से घुमाकर क्वेश्चन पूछे गए कई बार। अगर पुराने क्वेश्चन देखोगे तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट है मैंने इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखे हैं ताकि कल को चलकर अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे, चाहे वो किसी के एक नहीं किसी भी मंत्री का बेटा और किसी के पापा का छोरा क्यों ना हो, बस यहां पर इलेक्टेड होगा तो ही पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि वो कितना ही बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, जब तक इलेक्टेड नहीं रहेगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये बातें बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर इस तरीके से? तो आंसर हो गया यहां पर इसका सी, यानी कि 1 और 3 सही है और यहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे कंट्री के अंदर में जो राज्य हैं टोटल मिलाकर 28 स्टेट हैं आज के डेट में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें से कितने राज्य ऐसे हैं बेसिकली यहां पर आप लोगों को ये बताना है जिसके अंदर आप लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है और कहते हैं एक बोलते हैं ना कि मुरमुरे टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करो इसका, तो आप लोगों को बेसिकली अच्छे से इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इधर पूरा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। अभी यहां पर ये आप लोगों ने कई बार सुना, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से लेके 1977 तक। ये आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया। अब इसी के बीच में यहां पर एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था ये 1976 में लाया गया था, इतना तो सबको पता है। पर लेकिन एक बात और याद रखेगा, यहां पर जब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसके बाद में मिनी जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 42nd यानी कि 42वां संविधान में संशोधन करके, इसके बाद में फिर कई सारी चीजें और चेंज की गई हमारे देश में। फिर 1978 में जो है बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज की गई। फिर यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आया गया जिसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज किया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मुझे लगा कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं फिर कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोला गया हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो पहला बोला गया वीवी गिरी, दूसरा बोला गया यहां पर फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा बोला गया नीलम संजीवा रेड्डी और चौथा बोला गया बेसिकली ज्ञान जाल सिंह, ठीक है। तो आप लोग को सही आंसर यहां पर बताना है जिससे कि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट देखने को न मिले। ए बी सी एफ डी, तो सही आंसर बताना है, ठीक है। मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के बहाने से सारे प्रेसिडेंट एक बार को बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आने वाले टाइम पर यहां पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके बाद में पता चलेगा फिर ऐसे आगे कैसी चीजें हैं, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया इसका बी यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से बताकर चलता हूं ताकि डाउट न देखने को मिले। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे पहले नंबर के हमारी कंट्री के? उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। खासकर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मैंने पॉलिटी में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो इनके बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो पॉलिटी जो है वो रिवाइज करते रहिए, कई सारे बच्चे जो है काफी अच्छे से पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी। तो 1950 से लेके यहाँ पर 1962, तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर बने कौन बने? यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो 1962 से लेके 1967 यहाँ पर इनका ड्यूरेशन देखने को मिला। जाकिर हुसैन जी जो थे 1967 से लेके 1969 यानी कि 2 साल रहे। इसके बाद में फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वीवी गिरी जी, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो पूरा नाम था वो था वराहगिरी वेंकटे जो गिरी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा ये 1969 से लेके 1974। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी जो है ड्यूरेशन खत्म हो गई वीवी गिरी जी की। फिर यहां से आया जिसमें इमरजेंसी का पूरा दौर जिनके द्वारा झेला गया वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। ये माना जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई प्रेसिडेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पर लेकिन अगर इंदिरा गांधी जी का आप लोग उस टाइम का स्पीच सुनेंगे तो उनके द्वारा यहाँ पर यह बोला गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड कर दी गई है, यानी कि प्रेसिडेंट ने हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी है। तो ये शब्द उनके द्वारा वहां पर यूज किए गए। पर इन रियलिटी कई बार ये बोलते हैं कई सारे लोग कि प्रेसिडेंट साहब को पता भी नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब थोड़े से चेंज किए गए थे उसके अंदर कई सारे। अगर कल को इमरजेंसी लगानी है तो कोई अकेला पर्सन वहां पर डिसीजन नहीं लेगा, अब कैबिनेट शब्द यूज किया गया ताकि कैबिनेट जो है वो डिसीजन ले, ना कि कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले ले, ठीक है।
तो कई सारी चीजें चेंज की। देखिए वो कहते हैं ना कि गलतियां कर कर इंसान सीखता है, तो कई सारी ऐसी कमियां खामियां थी, अब उनको चेंज किया गया, उसके हिसाब से फिर हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थे नीलम संजीवा रेड्डी जी 1977 से लेकर 1982। फिर यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 से लेकर 1987। इसके साथ में फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1987 से लेके 1992। यहाँ पर ये देखिए कई सारे आप लोगों ने एक चीजें आप लोग याद रखते हैं, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं जिस तरीके से नहीं एक क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा रटना भी नहीं है, चीजें समझना भी है। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, कुछ ऐसे इवेंट देखने को मिले। ठीक है, जैसे आप लोगों से पूछ ले हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म कब लाए गए। ठीक है, तो रामास्वामी यहाँ पर वेंकट रमन जी के टाइम पर हमारी कंट्री में ये बेसिकली ये रिफॉर्म लेकर आए गए। तो यहां से अगर आप लोग एक तो यहाँ पर इनका नाम याद रख लीजिए, इमरजेंसी वाले यहाँ पर इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए। तो कुछ ऐसे इवेंट जो कुछ ऐसे इंसिडेंट अगर देखने को मिले, फिर आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का सबको ही पता रहता है कि हमारी कंट्री के 11वें प्रेसिडेंट बने 2002 से लेकर 2007 तक का, तो इनके बारे में सबको पता रहता है। तो इस तरीके से अरने वाले पता है, अभी प्रतिभा देवी पाटिल जी के बारे में पता है सबको, प्रणब जो मुखर्जी जी के बारे में पता है, और रामनाथ कोविंद जी भी प्रेजेंट में है। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि आप लोग को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता रहेगा, तो एटलीस्ट क्वेश्चन को आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप लोग इस तरीके से, ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जी रहे, के.आर. नारायण जी रहे 1997 से लेकर 2002 तक का। फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी आगे यहाँ पर 2002 से लेकर 2007 तक का। प्रतिभा जो देवी जी पाटिल जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सबसे पहली फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल हमारी कंट्री की कौन थी, वो है प्रतिभा देवी पाटिल जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 2007 से लेकर 2012 तक आप लोग देखते हैं। और फिर प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर 2012 से 17 और प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद जी हैं। तो 17 से 22, 2022 में इनका टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है 5 साल का। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेंगे तो वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो न्यूज में रहने वाला है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया और इसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताई थी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और बाकी अगर कोई डाउट होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला पॉलिटिकल चैप्टर जाकर आप लोगों को पढ़ना है, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेना जरूर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इसीलिए बना रखी है ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर न रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर उसको पूछो, अपना किताब उठा के पढ़ो, पर डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है। ठीक है, माइंड में क्लियर हो गई बातें। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ता हूं। ये है बेसिकली मैं बेस्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे आते हैं, और खासकर ऐसे उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जो खासकर स्टेट पीसेस के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, नॉर्थ से लेके साउथ में आप लोगों को डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, ये सारी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके नाम, इनको नॉर्थ से लेके साउथ में लगाना है, और अगर एक बार को माइंड में क्लियर हो जाएगा तो फिर आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले बोला गया रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा बोला गया यहाँ पर बेसिकली मुकुंद्र हिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुकुंद्र हिल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया यहाँ पर कैला देवी सेंचुरी। चौथा बोला गया यहाँ पर सवाई मानसिंह सेंचुरी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, अगर मैं बोलूं नॉर्थ से साउथ में आप लोगों को इनको लगाना है। तो सही अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी एफ डी में। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ साथ साथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो मेरे दोस्त। उसके बाद में आप लोग फिर इसको अटेम्प्ट करने के बाद में आंसर देखना, लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहां पर गलत कर लो, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है। एक बार अटेम्प्ट करो, उसको गलत कर लो, सीख लो और आगे बढ़ो, इस तरीके से चलो। ठीक है, अटेम्प्ट हो गया तो आगे चलते हैं। आंसर आप लोगों को बताता हूं ताकि मैप में देखकर आप लोग चीजों को समझ पाओ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया यहाँ पर सी। इनके सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पर कैला देवी देखने को मिलेगी पहले नंबर पर। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रणथंबोर देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, सवाई मानसिंह सेंचुरी तीसरे नंबर पर होगी, और मुकुंद्र जो यहाँ पर बेसिकली टाइगर हिल या फिर जो रिजर्व है वो चौथे नंबर पर हो गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर कैला देवी, फिर रणथंबोर, फिर सवाई मानसिंह। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, कैला देवी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों का पहला देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में फिर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर ये हो गया रणथंबोर, फिर हो गया सवाई मानसिंह और मुकुंद्र हिल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए मैंने पूछा था, तो नॉर्थ से साउथ वाइज डायरेक्शन जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आप लोगों से पूछी हैं ये राजस्थान के अंदर आती है। तो राजस्थान के अंदर अगर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। तो यहां पर बेसिक चीजें यहां पर आप लोगों से बात करूं, अगर जो मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व है वो न्यूज में था, कोटा राजस्थान के अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1995 में। नेशनल पार्क यहाँ पर मुकुंद्र हिल जो आप लोगों को देखने को मिला, दर्रा नेशनल पार्क 2004 में लोकेटेड है यहाँ पर ईस्टर्न बैंक ऑफ बेसिकली चंबल रिवर। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर सिचुएटेड है जो वैली है
पैरेलल टू द यहाँ पर मुकुंदरा और इसी के साथ में गारगोला, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है और कंस्टिट्यूट करते हैं 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्राहा, इसी के साथ में जवाहर सिंह और चंबल। तो ये वो बेसिक और स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो कि अगर आप लोग इस स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर पूछ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात पूछ ली, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी डाउट जो है माइंड में रखकर नहीं रखना है, जहां जहां पर भी कोई डाउट हो क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार पूछा जा चुके हैं और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ये किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है यहाँ पर। किसके द्वारा लिखी गई है ये आप लोग को बताना है। तो हिंद स्वराज बुक जो है वो रिटर्न किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर महात्मा गांधी जी। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। फिर से बोलूंगा, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसके बाद में आगे बढ़ना। आप लोगों को भी मजा आएगा सुनने में, आंसर भी, क्योंकि आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट कर चुके होते हो तो फिर आंसर सुनने में मजा आता है कि अच्छा यहाँ पर मैंने गलती की है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है चीजों को। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका डी हो गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर 2 किताबें हैं जो कि आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब बोले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। पहली यहाँ पर हिंद बेसिकली स्वराज और दूसरी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। एक बार को ये किताब पढ़ो या ना पढ़ो, अगर जिंदगी में अपने में चेंज लाना चाहते हो तो ये किताब जरूर पढ़ना, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। एक इंसान के द्वारा ऐसी ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी गई है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। 30 जनवरी को हम लोग यहाँ पर मार्टर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बेसिक चीजें होगी। बाकी जो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में देखने को मिला। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में आप लोगों को देखने को मिला। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो 1918 में आप लोगों को देखने को मिला। और इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम भी मैंने आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, केक। केक का मतलब क्या हो गया, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के ई से यहाँ पर बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह। तो इनको आप लोग याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। इसीलिए 2 अक्टूबर जो है हम लोग गांधी जयंती के रूप में भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं सारी जो कि एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बन जाए तो एक बेसिक थीम अगर आप लोगों के पास में, बेसिक थ्योरी अगर आप लोगों के पास में रहेंगी तो यार फिर कोई डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमेशा बेसिक चीजें आप लोगों के अपने बैग में होनी चाहिए ताकि कल को क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूज या न जाए, ठीक है। ये थी बेसिक बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मिशन इंद्रधनुष के बारे में है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कवर की जाती है। और बार बार ये न्यूज में आता है मिशन इंद्रधनुष क्योंकि यहाँ पर कई सारी बीमारियों को ये कवर करता है। तो आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को पूरा इसके बारे में, सारी बीमारियों के बारे में एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कल को अगर क्वेश्चन में पूछ ले कोई आप लोगों से तो आप लोगों को डाउट न रहे। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट बोला गया रोटा वायरस, दूसरा बोला गया टिटेनस, तीसरा बोला गया जापानीज इंसेफेलाइटिस, चौथा बोला गया यहाँ पर मिजल रुबेला और पांचवा बोला गया वूपिंग कफ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी में। ए में बोला गया 1 2 3 4, बी बोला गया 2 3 4 5, सी बोला गया 1 3 4 5 और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है ये आप लोग यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूं। आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर इसका डी, ठीक है। तो डी कैसे हो गया यहाँ पर, ये आप लोग के सामने सारी की सारी जो भी यहाँ पर चीजें हैं, बेसिकली ये 12 बीमारी ऐसी होती हैं जो यहाँ पर कवर की जाती है। किसके अंदर में, यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के अंदर में। और ये वैक्सीन का काम करता है। वैक्सीन और मेडिसिन में आप लोग को हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए। वैक्सीन क्या होती है, ये प्रिवेंशन का काम करती है। प्रिवेंशन मतलब बीमारी होने से पहले वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे कोविड-19 के लिए आप लोग क्या ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, ना कि मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन बोल रहा है तो वो गलत शब्द यूज कर रहा है, आप लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन मतलब बीमारी होने से पहले अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो वैक्सीन काम करता है प्रिवेंशन का, यानी कि बीमारी होने से पहले आप लोगों को बचाने का काम करेगा, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है बीमारी हो चुकी है, अब ये क्योर का काम करेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखो, तो ये हो गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, और कल को कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करके आप लोगों को चलना है। तो डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिंजाइटिस और निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में
जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया यहाँ पर इन्फेक्शन, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस वैक्सीनेशन अगर बात करें, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, ये वैक्सीन अभी मैंने आप लोगों को बात की थी कुछ दिनों पहले, जो निमोनिया को टैकल करने के लिए अभी यहाँ पर ये उतारी भी गई थी वैक्सीन इससे रिलेटेड, ठीक है, और मिजल रुबेला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर अगर ये बीमारी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली बच्चों को कई सारी वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है, कि हाँ बच्चा इतने महीने का हो गया फिर करा लो। तो गवर्नमेंट ऑफिस नहीं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी ये इस तरीके के इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में तो देखिए इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन बन गया जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछ लिया, आंसर डी हो गया। पर लेकिन अगर ये नॉलेज आप लोगों को पता है ना, अपने आसपास में अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उनको पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने इनको ये वाला इंजेक्शन लगवा दिया, आप लोगों ने ये वाला इनको बेसिकली वैक्सीनेशन करा दिया। तो ये आप लोग एक जागरूक सिटीजन होने का भी यहाँ पर अपना एक तरीके से एक उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें हमको पता है, और आप लोग लोगों को भी गाइड कर सकते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। देखिए पढ़ाई का मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम क्लियर करना अगर कोई पढ़ रहा है ना वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ऐसा है कि आप लोग उसका एप्लीकेशन जानते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, ठीक है, रट लिए, एग्जाम क्लियर हो गया, कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि वो आप लोग की जिंदगी में उतर जाए, क्योंकि तब तक इस दुनिया में रहोगे, देश के अंदर रहोगे, और देश के अंदर रहोगे संविधान रहेगा, फंडामेंटल राइट रहेंगे, तो वो आप लोग की लाइफ का पार्ट बन चुका है। पर लेकिन ये चीजें आप लोग की समझ में नहीं आती है, आप लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं हुआ करता, ठीक है। तो कोशिश करो कि इन चीजों को याद रखने की कोशिश करो और उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने की भी कोशिश करो, ये आप लोग के लिए बनाई गई चीजें हैं। तो कोई भी स्कीम पढ़ते हो ना तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं, उसको ये पढ़ो कि कहीं इंप्लीमेंट करनी है, सुनने में भी मजा आएगा और उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ पाओगे, तो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यू में भी आंसर भी दे पाओगे। आगे ना समझ में, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आप लोगों के लिए, बेसिकली ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था पर्टिकुलर एरिया, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। बात की जा रही है दाइगो बेसिकली गार्गिया, ठीक है। तो ये एक आइलैंड है, कहां पर ये सिचुएटेड है ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को कई सारी चीजें बताई थी इसके पर्टिकुलर आसपास वाले एरिया में, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर मेडिटेरेनियन सी। तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, और खासकर जब कोई एरिया न्यूज में होता है तो उसको मैप में देखना आप लोग का परम कर्तव्य है, वो नहीं कहते धर्म है आप लोग का उसको मैप में देखना, वरना आप लोग अपने जो बेसिकली एग्जाम के साथ में लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही करने का कोई मतलब बनता नहीं है अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो काफी डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर से बोलूंगा, आंसर एक बार देख लिया करो, सही होता है सही बात है, गलत होता है कोई बात नहीं है, फिर एक बार अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में आंसर देखना, ये रिक्वेस्ट रहती है मेरी हमेशा, ये आप लोग जरूर करना। तो आंसर क्या है? आंसर है बी। क्या अचंभा हो गया, इंडियन ओशन, अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, हमने तो देखा ही नहीं। अभी बताता हूँ दिखाया था नहीं दिखाया था, ठीक है। फिर बोलो क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। याद है आप लोगों को सीजल्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में, उस टाइम पर बताया था मैंने, कहा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, यूएस बेस टेरिटरी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दाइगो जो गार्गिस जो अभी आप लोगों को दिखाया मैंने, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। तो कहां पर है? इंडियन ओशन के अंदर में है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, कल को चलकर अद्दू के बारे में पूछ लें तो ये फॉर्मर ब्रिटिश बेस यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। मैंने आप लोगों को रियूनियन आइलैंड के बारे में पढ़ाया कितनी बार कि आखिर क्यों फ्रांस परेशान रहता है इंडियन ओशन में, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की टेरिटरी यहाँ पर, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप जो एरिया हो गया यहाँ पर ये इंडिया का है, क्यों? अरेबियन सी हो गया, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे अंडमान आ गया, ठीक है। हम्बन टोडा कितना न्यूज में है, कल को कोई पूछ ले आप लोगों से। इधर सिंगापुर हो गया, ये सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, यमन ओमान हो गया, उधर जाओगे तो सुएज कैनाल हो गया, इधर आओगे तो ये हमारा पड़ोसी और लंगोटिया यार चाइना हो गया, ठीक है, साउथ चाइना सी हो गया, इतना न्यूज में है, शायद ही कोई इंसान भी न्यूज में होगा, और ये तो जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता है तो लेक्चर को बंद कर देना अभी, ठीक है। ये है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखो यहाँ पर। तो इसके आसपास वाले रीजन आप लोग को पता होना चाहिए, बीइंग ए इंडियन सिटीजन भी आप लोग को यार पता होनी चाहिए ये चीजें, कम से कम, हाँ ये चीजें यहाँ पर है, पता होगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों की सेहत के लिए भी। कम से कम कल को एग्जाम में क्वेश्चन बने या फिर कोई बच्चा ही पूछने लगे कि सुना है भैया आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हाँ यार कर तो रहे हैं, भैया ये क्वेश्चन तो बताओ जरा, फिर बोलोगे नहीं पता, काहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, छोड़ क्यों नहीं देते जब नहीं पता हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार हो जाती है चीजें, तो उससे पहले ही अपनी जो है वो नहीं कहते हैं पहली पेटी बांध लो शर्मा जी, इससे पहले की दिक्कतें हो जाए। ओके, आगे बढ़ता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कल को तो कंफ्यूजन आना नहीं है कि यार क्वेश्चन कहां से आ गया। बात करता हूं एक एक करके। बात क्या की जा रही है पहले आप लोग समझिए, बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बतानी है।
पहली स्टेटमेंट बोला गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है संविधान, जैसे हमारा संविधान है तो किसी भी इस तरीके से इसको चार्टर बोलते हैं कई बार, यहाँ पर जो तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जिसके बेस पर चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो चार्टर इनडायरेक्ट वे में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का संविधान आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है ऑल यूएन मेंबर जो है आर इट्स मेंबर, यानी कि जितने भी यूएन के अंदर मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑल द यूएन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगी, ऑल द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। इस पर्टिकुलर कोर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कई बार सुनी है कि ये न्यूज में रहता है, कई सारे केसेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर बार बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में सारी क्लैरिटी रहे। तो बोला गया ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। जो सही आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, और कौन सी चॉकलेट पसंद है आप लोग बता दो, फिर उसी बेस पर मैं चॉकलेट भेजता हूं आप लोगों को। एड्रेस भी सेंड कर देना मुझे। ठीक है, studyloverbeer@gmail.com की सर मेरी चॉकलेट भेज देना, मैंने सही आंसर दिया। ठीक है, मतलब अच्छे से आंसर दो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, तो आंसर दिया करो। एक ऐसी क्लास होनी चाहिए कि हाँ दोनों साइड से डिस्कशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आया, कहानी सुनाई और चला गया, उसके बाद में कौन था राम, ये पूछो कि सीता कौन था, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आंसर देख लेते हैं, एक एक कर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, कर लिया ना, आइए आंसर बताता हूं। तो सही आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका आंसर है यहां पर ए। का मतलब क्यों है यहां पर ए का ये आंसर? ए आंसर इसलिए है यहां पर इसका सही क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट ने रायता फैला दी यहां पर। कैसन फैलाया भैया? ऐसा फैलाया क्योंकि इसके अंदर ओनली दो लैंग्वेज है, एक तो है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंग्लिश तो कॉमन रहेगी और फ्रेंच यहां पर दूसरी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? वो है न्यूयॉर्क के अंदर में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज द ओनली, ठीक है, नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जो यूएन के जो ऑर्गन है 6 ऑर्गन, उसमें से अकेला ये है जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कहां पर है? यहां पर इसकी सीट जो है वो है हेग, नीदरलैंड के अंदर में। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है ना, कुछ हटके हो जाता है। आप लोग किसको याद रखते हो यार, इसने हटके काम कर दिया, ठीक है, उसी को याद रखोगे ना, वरना लोग तो सभी करते हैं। ठीक है, वो ये कि एग्जाम किसका निकलता है, इसने कुछ हटके पढ़ाई की है। ये क्वेश्चन मैं सबको बता रहा हूं। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जहां जहां भी मैंने जिस भी लोकेशन का नाम लिया है उनको जाकर मैप में देखेंगे और उनके आसपास वाली लोकेशन भी देखेंगे। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैंने एक चीज के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज भी जाकर देख लेंगे। तो वो होती है असली पढ़ाई, एक ललक चीजों को जानने की। एक ऐसा उसको डाउट हो रहा है यार इसमें है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर लोकेटेड है, डाउट हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं, सर ही बता देंगे यार किसी दिन, और हम क्यों फालतू में टेंशन लें। अरे सर तो बताएंगे ही बताएंगे भाई, एक बार खुद से देख लो, सर बताएंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा ना, याद रखोगे अच्छे से लंबे समय तक। ऐसा क्यों नहीं देखते भैया? तो ई प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब तक ई प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तब तक भाई साहब टेंशन में रहोगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर नहीं हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक जुडिशियल ऑर्गन है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का, और ये ओरिजिनेट किया गया था 1945 में। चार्टर जो था यूनाइटेड नेशन उसके थ्रू यहाँ पर बनाया गया, 1946 में इंप्लीमेंट किया गया। ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इसके मेंबर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जजेस जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अंदर टोटल मिलाकर 15 जज हैं, और देखिए एक बार जज बन गए ना भाई साहब, 9 महीने का नहीं 9 साल का कोटा पूरा हो गया। ठीक है, समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री के एक जज है यहाँ पर, उनका नाम आप लोगों को बताना है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड स्टेट जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर गलती आ गई। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही होगी? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो है ना गजब क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग को अगर क्वेश्चन के थ्रू आप लोग टॉपिक को तैयार कर लोगे तो क्या आप लोगों को लगता है कभी आप लोग एग्जाम में गलत कर पाओगे? तो हमेशा बेसिक थ्योरी को समझो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ऐसे तरीके से अगर जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं IBEF। तो ये किसके अंडर आती है आप लोगों को ये बताना है। किसके अंडर मतलब कौन से मंत्रालय के अंडर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी। पहला बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा बोला गया MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तीसरा बोला गया फाइनेंस मिनिस्ट्री, और चौथा बोला गया टेक्सटाइल। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ABCFD, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर है यहाँ पर ए। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आती है। ये बेसिकली इसका एम ये है कि प्रमोट कर सके, क्रिएट कर सके
जो एक तरीके से अवेयरनेस, ठीक है, मेड इन इंडिया लेवल के बारे में कि भारत के अंदर ये प्रोडक्ट बनाया गया तो ये मेड इन इंडिया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके प्रोडक्ट के या फिर सर्विसेज के बारे में। तो इसके जो स्टेक होल्डर रहते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो प्रमोट करते हैं ब्रांड मतलब देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बाहर बेच रहे हो ना ले जाकर, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमारे देश के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को उस प्रोडक्ट की इज्जत करनी चाहिए और उसको अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है अब ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये थे बेसिक आज के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इनको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको अच्छे से एंजॉय आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।